नमस्कार दोस्तों, सरफा सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर आप लोगों के लिए हिंदी का धमाकेदार रिवीजन क्लास लेकर आ गए हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जिस समास के कोई भी पद प्रधान न हो उसे कौन समास कहते हैं। तो ऑप्शन में कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जिस समास के जो है कोई भी पद प्रधान न होता है उसे जो है बहुव्रीहि समास कहते हैं। और हम आप लोग को कई बार बताए हैं कि देखिए एग्जाम में जो है समास के परिभाषा से भी क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे। अब आपको बता दें कि समास जो है संक्षेपण की प्रक्रिया है। समास क्या करता है कि बड़ा शब्द या बड़ा वाक्य को छोटा कर देता है, इसीलिए जो है समास को संक्षेपण की प्रक्रिया कहा जाता है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए, कर्मधारय समास की परिभाषा होता है कि जिस समास के पहला पद विशेष्य और दूसरा पद विशेषण हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और देखिए, द्विगु समास का होता है कि जिस समास में संख्यावाचक बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचमाक्षर और अनुस्वार का उच्चारण स्थान कौन है। तो ऑप्शन में नासिक, कंठ, तालु, दंत। तो देखिए यहाँ पकड़ने वाली बात है कि यहाँ है पंचमाक्षर, यानी किसी भी मान लीजिए वर्ग का, चाहे प वर्ग हो, क वर्ग हो, तो वर्ग को, यानी उसका जो है पांचवा अक्षर हम आपको बताए थे ना कि अड़ा हो गया, या हो गया, नो हो गया या मो हो गया, जितने भी पांचवा अक्षर है वो कहाँ से बोला जाता है, तो वह सब आपको नासिक से बोला जाता है। इसीलिए अगर आप पकड़ने वाले रहते तो इसमें जैसे पंचमाक्षर हो गया और अनुस्वार हो गया, यह आपको नासिक से बोला जाता है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए, क वर्ग और विसर्ग जो है कंठ से बोला जाता है, और च वर्ग आपको तालु से बोला जाता है, और त वर्ग जो है दंत से बोला जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में सर्वनाम, विशेषण, समास, संधि। तो देखिए, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए, संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और आपको बता दें कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और समास जो है एक संक्षेपण की प्रक्रिया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिठास कौन सी संज्ञा का बोध कराता है। तो ऑप्शन में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो देखिए, मिठास जो है कौन सी संज्ञा का बोध कराता है, तो मिठास आपको भाववाचक संज्ञा का बोध कराता है। देखिए, भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि जिसमें आप फीलिंग ले सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जिसे आप पकड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, यह आपको भाववाचक संज्ञा कहलाता है। अब आपको जैसे बता दिए कि मिठास हो गया, या आपको सुंदरता हो गया, ईर्ष्या हो गया, घृणा हो गया, यह सभी आपको भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी का नाम ले लीजिए प्रॉपर, जैसे मान लीजिए राम हो गया, मोहन हो गया, गीतांजलि हो गया, सोना हो गया। या आपको सोना मतलब क्या, सोना नाम, ये नहीं कि वो द्रव्यवाचक संज्ञा वाला नहीं, सोना नाम भी होता है, ठीक है, सोना कुमारी। तो यह आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। उसके बाद देखिए, जातिवाचक संज्ञा में हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपको पहाड़ हो गया, नदी हो गया, पुरुष हो गया, महिला हो गया, यह आपको जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण में आ जाता है आपको जो सोना द्रव्य होता है, जो आप पहनते हैं आभूषण के रूप में। उसके बाद ले लीजिए आप घी ले लीजिए, तेल ले लीजिए, मोम ले लीजिए, चावल ले लीजिए, यह आपको द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन में क्षत्रिय, शिक्षक, शिक्षा, इनमें से सभी। तो देखिए, इनमें से जो है सभी आपको तत्सम शब्द है। आपको बता दें कि जिस शब्द में आपको ये अक्षर लगा रहेगा, ठीक है, तो वह आपको जो है तत्सम शब्द कहलाएगा। इसमें देखिए, क्षत्रिय में भी अक्षर है, शिक्षक में भी अक्षर है, और शिक्षा में भी अक्षर है, ठीक है, तो यह आपको तत्सम शब्द का उदाहरण है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि 20 तारीख से जो है, इसी 20 तारीख से डीएलएड का एंट्रेंस का फॉर्म भराएगा, तो आप सभी लोग भरिएगा, क्योंकि देखिए डीएलएड कॉलेज जो है गवर्नमेंट कॉलेज बहुत सारा है, वो लगभग 35 कॉलेज है फ्री वाले। तो देखिए, मान लीजिए इस बीएड में किसी बच्चा को अगर फ्री कॉलेज नहीं मिल पाया, क्योंकि देखिए प्राइवेट कॉलेज हो या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हो, इसमें 1.5 लाख रुपया लगता है, और 1.5 लाख रुपया देना सबके बस की बात नहीं है। तो आप लोग अभी से तैयारी में लगे रहिएगा, ये नहीं कि बीएड परीक्षा देकर तैयारी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यही आपको टीचिंग एप्टीट्यूड काम आएगा, यही जीके जीएस काम आएगा। आप रेगुलर तैयारी में बने रहिएगा, और जो है हम रेगुलर इसी को तैयारी करवाते ही रहेंगे। मान लीजिए बिहार बीएड के बाद जो है डीएलएड का तैयारी करवाएंगे, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि अंगार उगलना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन में आग लगाना, भयंकर गर्मी, गाली देना, कठोर वचन करना। तो देखिए अंगार उगलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो कठोर वचन करना होता है। मान लीजिए आप किसी घर में देखे होंगे कि कोई महिला जो है अपनी गोतिया यानी गोतनी को अगर गाली देना होता है तो वो पड़ोसी के महिला को अपने यहाँ बुला लेती है और वो मान चढ़ा चढ़ा के देगी पड़ोसी के महिला को गाली, मगर वो किसको जाता है, उसकी गोतिया को गाली जाता है। तो यह क्या होता है कि उसको जो है कठोर वचन कहते रहता है, ठीक ना। तो यह होता है कि एक दूसरे के प्रति अंगार उगलना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। तो ऑप्शन में शब्द के पहले, शब्द के बीच में, शब्द के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उपसर्ग का प्रयोग जो है शब्द के पहले होता है। आपको बता दें कि किसी शब्द के पहले उपसर्ग लग के शब्द के अर्थों को बदल दिया जाता है। उसके बाद देखिए आपका प्रत्यय का प्रयोग जो है शब्द के बाद में होता है और प्रत्यय का प्रयोग होके भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग को क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन में सूरदास, वेद व्यास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। तो देखिए साहित्य लहरी के रचयिता कौन है, तो सूरदास जी हैं और सूर सागर के रचयिता भी जो है सूरदास जी है। उसके बाद देखिए महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं और यामा के लेखक महादेवी वर्मा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के कवियों का कवि किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन में मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हिंदी साहित्य के कवियों का कवि किसे कहा जाता है, तो हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। आपको बता दें कि हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख कृतियाँ कौन है, तो मधुबाला है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त को जो है हिंदी साहित्य का पहला राष्ट्रकवि कहा जाता है। उसके बाद देखिए रामधारी सिंह दिनकर जो है हिंदी साहित्य के दूसरे राष्ट्रकवि है। अब चलिए आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम धमाकेदार ऑफर के साथ बिहार बीएड अंतिम समय में तैयारी के लिए जो है स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जो नोट्स हम आपको पहले 99 यानी 100 रुपये हम दे रहे थे, वो नोट्स आप मात्र जो है 49 यानी सही सुने कि आप मात्र जो 49 रुपये हम दे रहे हैं। तो आप सभी लोग मेरा नोट्स लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। यह मेरा नंबर है 7050387142। इस नंबर पर आप गूगल पे या फोनपे के द्वारा आप 49 रुपये पेमेंट कीजिए और हमें जो है यही इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, तो हम सभी नोट्स भेज देंगे। अगर आप हमारे साथ रेगुलर मेहनत में भिड़े रहेंगे तो इसी 49 रुपये में ही हम आपको सीटेट का पूरा नोट्स भी दे देंगे। तो आप लोग मेरा नोट्स जरूर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और यह नोट्स आपको सीटेट के एग्जाम में भी काम आने वाला है, तो इसीलिए आप ऑफर का फायदा जरूर उठाइए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन में मंगल, अरुण, बृहस्पति, पृथ्वी। तो देखिए निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है। तो आपको बता दें कि देखिए इसमें जो है पृथ्वी जो है आपको स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि जितने भी ग्रहों के नाम है, चाहे मंगल हो गया, अरुण हो गया, बृहस्पति हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, यह आपको पुल्लिंग शब्द है। मगर एक अपवाद में जो है पृथ्वी ग्रह, जिस ग्रह पे हम लोग रहते हैं, यह आपको स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि हम लोग पृथ्वी को माता की संज्ञा देते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि पृथ्वी माता है, तो इसीलिए इन्हें जो है हम स्त्रीलिंग शब्द के नाम से जानते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा लेखन में सर्वाधिक किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, योजक चिन्ह, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हिंदी भाषा लेखन में सर्वाधिक जो है विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह ऐसा होता है ना जी, ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अल्प विराम चिन्ह कैसा होता है, तो अल्प विराम चिन्ह ऐसा होता है, ऊपर डैश और डैश करके नीचे मार दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये योजक चिन्ह हो गया, तो योजक चिन्ह कैसा होता है, ऐसा होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यह सभी चिन्ह हम आपको पिछले 2 क्लास में बता चुके हैं, तो आप लोग से चिन्ह गलत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन में यक्षराज, राजराज, अनद, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से जो कुबेर का पर्यायवाची शब्द कौन हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। आपको यक्षराज भी हो जाएगा, राजराज भी हो जाएगा और अनद भी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रानी युद्ध डॉट डॉट वीरता लड़ी, यानी जो है खाली स्थान भरने वाला है। तो ऑप्शन में मैं, से, बीच, को। तो देखिए इसमें कौन सही सटीक बैठेगा, तो देखिए रानी जो है युद्ध में, ठीक है, तो यहाँ जो है मैं भराएगा, यानी रानी युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। तो ऑप्शन में अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 343, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो अनुच्छेद 343 में। आपको बता दें कि हिंदी को जो है 14 सितंबर 1949 को जो है संविधान में राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसीलिए जो है प्रत्येक वर्ष जो है 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है। इसमें देखिए आप अनुच्छेद 143 देखिए, यह आपके जीके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए अनुच्छेद 143 में क्या कहता है, तो इसमें
इसमें जो है राष्ट्रपति आपको सुप्रीम कोर्ट से जो है परामर्श लेगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो ऑप्शन में जिस क्रिया में कर्म रहे, जिस क्रिया में कर्म नहीं रहे, जिस क्रिया में दो कर्म रहे, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए जिस क्रिया में कर्म रहे उसे जो है सकर्मक क्रिया कहते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि क्रिया के जो है दो मुख्य भेद होते हैं। एक आपको सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। तो जिस क्रिया में जो है कर्म रहता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया में कर्म नहीं रहे या कर्म नहीं रहता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया में दो कर्म रहता है उसे दो कर्मक क्रिया कहते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ है। यह क्वेश्चन आपको जो लोकोक्तियाँ या कहावतें से है। तो ऑप्शन में कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है, जैसा काम वैसा दाम, बुरे काम का बुरा परिणाम होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जैसी करनी वैसी भरने का अर्थ क्या होता है, तो बुरे काम का बुरा परिणाम, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के मूल बोलियों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन में 5, 18, 50, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हिंदी के जो है मूल बोलियों की संख्या कितनी है, तो 18 है, और हिंदी के उप बोलियों की संख्या जो है 5 है। और भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोला जाता है, और भारत में दूसरे स्थान पर जो है बंगाली भाषा बोला जाता है। अगर हम अपने बिहार में देखते हैं तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो है मैथिली भाषा बोला जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन में नवग्रह, चौराहा, पंचमुख, इनमें से सभी। तो देखिए आपको इनमें कौन द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा, तो इनमें से सभी। क्योंकि देखिए नवग्रह, इसका समासिक विग्रह कीजिएगा तो नौ ग्रहों का समाहार, यह जो आपको 9 हो गया, यह संख्यावाचक बोध कराता है। उसके बाद देखिए चौराहा यानी 4 राहों का समाहार, ये जो 4 हो गया आपको संख्यावाचक बोध कराता है। उसके बाद देखिए पंचमुख का आपको समासिक विग्रह कीजिए यानी 5 मुखा का समाहार, यानी ये जो आपको 4, 5, 9 आ गया, यह आपको संख्यावाचक बोध करा रहा है। हम आपको बताए हैं कि द्विगु समास में कि जिस समास में संख्यावाचक बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। और आपको बता दें कि आज से आप लोग को जो है 3 वीडियो आएगा। आपको जो है शाम में भी आज 4 बजे जो है कोई ना कोई एक या तो करंट का वीडियो आएगा या आपको फिर टीचिंग एप्टीट्यूड का वीडियो आएगा। मगर अब रोज जो है सुबह 8 बजे, शाम में 4 बजे, फिर जो है 7 बजे आपका जीके जीएस कहता है। यह तीनों आज से जो है शुरू होगा, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन में विद्यापति, मीराबाई, महादेवी वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, तो विद्यापति को कहा जाता है। और विद्यापति जो है आपको मैथिल भाषा के यानी मैथिली भाषा के जो है कवि थे। अब आपको बता दें कि हिंदी साहित्य की आदि कवयित्री जो है मीराबाई को कहा जाता है, और आधुनिक युग की जो है मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर इसको हम हिंट देते हैं तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है, क्योंकि यह सब जो है आपके जुबान पे होना चाहिए। और आज जो है शाम में 4 बजे वाले क्लास को भी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाइएगा तो फिर हम नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है कि या तो हम करंट का वीडियो लेकर आएंगे या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड का देखिए क्या आता है। तो आप लोग तैयार रहिएगा 4 बजे के लिए, और शाम में जो 7 बजे आता है तो वो तो अवे करेगा, ठीक ना। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।